नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान। मुद्दा एक, मोर्चे अलग अलग और जगह भी अलग अलग, लेकिन तैयारियां महाभीषण। हम बात कर रहे हैं एनडीए की, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए की, और कांग्रेस जिस मोर्चे की अगुवाई कर रहा है, अभी उसका नामकरण होना बाकी है। 18 जुलाई को उसका नामकरण भी हो जाएगा। पहले वो यूपीए था, कोई पीडीए कह रहा है, लेकिन अभी हम उसको विपक्ष वाला मोर्चा कह रहे हैं। इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो बेंगलुरु के एक 7 सितारा होटल में देश भर के विपक्षी दलों के नेताओं का महाजुटान चल रहा है। एक महा बैठक चल रही है। थोड़ी देर में ही ये बैठक खत्म होगी, तब डिनर पॉलिटिक्स होगी। प्रारंभिक तौर पर आज विपक्ष की बैठक हुई है। 17 जुलाई को ये तय थी और आज 17 जुलाई है, तो बैठक ये हुई। और उसके बाद डिनर पॉलिटिक्स में, डिनर पे बहुत सारी बातें होंगी। आपको बता दें कि इस देश में डिनर पॉलिटिक्स सरकारें बनाती है, बदलती है और पलट देती है। यूपीए, सोनिया गांधी ने एक डिनर पॉलिटिक्स के तहत ही एक डिनर में ही यूपीए को मजबूत करके वो सत्ता में लेकर आई थी। और आज वही सोनिया गांधी बंगलौर में मौजूद हैं, बेंगलुरु में मौजूद हैं। राहुल गांधी भी हैं। शरद पवार को छोड़कर विपक्ष का शायद ही ऐसा कोई नेता नहीं जो वहाँ पर मौजूद न हो। शरद पवार आज जरा घर की पंचायत निपटा रहे थे। अपने भतीजे अजीत पवार और जो बागी विधायक थे उनसे मेल मुलाकात कर रहे थे। ये उम्मीद की जा रही है कि शरद पवार कल यानी 18 जुलाई को वहाँ पहुँचेंगे। पूरा बेंगलुरु शहर का अगर दृश्य देखें तो पूरा विपक्षी नेताओं की एकता को लेकर एक तरीके से पूरे बेंगलुरु शहर को सजाया गया है और जगह जगह ये दर्शाने की कोशिश की गई है कि हम सब एक हैं, वी आर यूनाइट, वी आर फाइट। इस तरीके की बातें वहाँ पर हैं। बहुत विपक्ष ने अपना एजेंडा भी रख दिया है कि उसकी जो कल सबसे महत्वपूर्ण बैठक दिन में 11 बजे होनी है, 18 जुलाई को 11 बजे से शाम 4 बजे तक, उस बैठक में विपक्ष अपनी सारी रणनीति तय कर देगा और देश की तकरीबन 428 लोकसभा सीटों पर 1-to-1 मुकाबले के लिए एक रोड मैप, एक तरीके से कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, ये भी विपक्ष तय कर देगा। अगर ऐसा होता है कि 428 सीटों पर बीजेपी बनाम विपक्ष 1-to-1 हो जाता है तो बीजेपी के लिए बहुत मुश्किलें आने वाली हैं, इसमें कोई संदेह है नहीं। इस विपक्षी एकता को भारतीय जनता पार्टी भले ही भ्रष्टाचारियों का कुनबा कहे, चोरों का कुनबा कहे, प्रधानमंत्री उन्हें चोर लुटेरे कहें, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि ये जो विपक्षी दल हैं इनका वेटेज जनता के बीच में ज़्यादा है, क्योंकि तकरीबन 6 राज्यों के मुख्यमंत्री हैं जो विपक्षी दलों के वहाँ मौजूद हैं। 5 पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, कई उप मुख्यमंत्री हैं, बहुत सारे वहाँ पर अगर देखा जाए तो बड़े जो अच्छा खासा जनाधार रखने वाले नेता भी हैं वहाँ पर। जयंत चौधरी पटना की बैठक में नहीं गए थे, बहुत बवंडर मचा था। केजरीवाल वहाँ से निकल गए थे और उन्होंने शपथ उठा ली थी कि कांग्रेस जिस मंच पर होगी हम वहाँ नहीं जाएंगे। आज केजरीवाल भी डिनर में हैं, जयंत चौधरी भी डिनर में हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो एक संपूर्ण विपक्ष वहाँ मौजूद है और यही भारतीय जनता पार्टी की चिंता की वजह है। ये बैठक पहले से तय थी विपक्ष की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हाल ही में 18 तारीख को, ठीक उसी दिन जिस दिन बेंगलुरु में महत्वपूर्ण बैठक विपक्ष की होनी है, एनडीए की बैठक भी दिल्ली में बुला ली। प्रधानमंत्री इस बैठक में रहेंगे, सारे टॉप गन्स जेपी नड्डा अमित शाह रहेंगे। और इस बैठक से पहले एनडीए के कुनबे को ताकतवर दिखाने के लिए, क्योंकि इस देश में राजनीति परसेप्शन का खेल है, परसेप्शन जिसके लिए बनता है सफलता उसी को मिलती है। तो एक तरीके से जब 17 दल विपक्ष के पास पटना की बैठक में थे तो एनडीए ने क्लेम किया कि 26 दल उसके पास हैं। जब विपक्ष के दलों की संख्या 22 हुई तो एनडीए ने कहा 30 हैं हम। और आज जब विपक्ष के दलों की संख्या 26 पहुंच गई है तो थोड़ी देर पहले जेपी नड्डा
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अवतरित होते हैं और वो कहते हैं कि हमारे कुनबे में 38 दल हैं, 38। वो बताने के लिए तो एनडीए का एजेंडा और बहुत सारी चीज़ें आए थे, लेकिन उन्होंने मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियां भी गिनाई। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस टाइप मसला था, उनका बयान था जेपी नड्डा का, वो भी आपको भी हम सुनाएंगे। लेकिन सवाल यही है कि क्या ये विपक्ष नरेंद्र मोदी को रोक पाएगा? ये सिक्के का एक पहलू है जो शायद देश का सारा मीडिया, सारे वो लोग जो बीजेपी के लिए परसेप्शन बनाते हैं, वो ये सवाल बड़ी प्रमुखता से उठाते हैं और उनको ये सवाल बड़ा सूट करता है। लेकिन हम तस्वीर का दूसरा रुख रख रहे हैं कि क्या एनडीए और बीजेपी अपनी सरकार बचा पाएगी? क्या उसकी सरकार 24 में वापस आ पाएगी क्या? क्योंकि विपक्ष की तैयारियां कमजोर नहीं हैं। एनडीए का कुनबा, एक सज्जन अभी हमसे कह रहे थे कि भाई जरा ये पता कीजिए कि एनडीए की बैठक कब से नहीं हुई। हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं विनीत शर्मा। मैंने शर्मा जी से कहा कि भैया जरा खोजो, गूगल बाबा की शरण में जाओ, क्योंकि मुझे तो याद पड़ता नहीं। ये एनडीए की बैठक अटल अडवाणी काल में हुआ करती थी, हाल में तो मुझे दिखी नहीं। शर्मा जी गूगल के जो महासागर है उसमें गोते लगाते रहे, आखिरी में हार कर आ गए और कहा कि भैया एनडीए की आखिरी बैठक कब हुई तो हमें पता ही नहीं, मिल ही नहीं पा रहा, कहीं कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। यही सवाल तो विपक्ष पूछ रहा है। आज जब एनडीए विपक्षी दलों की बैठक के जवाब में शक्ति प्रदर्शन दिल्ली में कर रहा है, जवाबी बैठक कर रहा है, जहां एक तरफ बंगलुरु में जो कर्नाटक की राजधानी है और हाल ही में वो दक्षिण का जो द्वार है उस पर कांग्रेस पार्टी ने कब्जा किया है, बीजेपी से छीना है, वो उसी सरजमी से दिल्ली का संधान विपक्षी दल 26 विपक्षी दल कर रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि कल एक कॉमन मैन प्रोग्राम की रूपरेखा, विपक्षी दलों की रणनीति, बहुत कुछ साफ हो जाएगा। इस मोर्चे का नाम भी तय हो जाएगा और इसकी एक तरीके से इसको इनिशिएट किया बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। सुबह से ही विपक्षी दलों के नेताओं का बेंगलुरु पहुंचना शुरू हो गए थे। सब सारे नेता तमाम दलों के नेता वहां पहुंचे। सोनिया गांधी आपकी स्क्रीन पर हैं, ये शाम को पहुंची। सिद्धरमैया कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर, उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, ये सब स्वागत करते नजर आए। राहुल गांधी, सोनिया गांधी का पहुंचना इस बैठक में एक तरीके से विपक्ष की राजनीति को एक अलग तरीके की ऑक्सीजन देता नजर आ रहा है। लालू प्रसाद यादव, इस पूरी एकता, चेहरा जरूर नीतीश कुमार का है। नीतीश कुमार घर घर न्योता देने गए। घर घर का मतलब दलदल, दलदल वाला नहीं, दल दल न्योता देने वो गए, लेकिन असली दिमाग तो लालू प्रसाद यादव का है। लालू प्रसाद यादव भी बेंगलुरु में मौजूद हैं। बहुत सारे नेता, ममता बनर्जी को सोनिया गांधी ने खुद व्यक्तिगत फोन किया। केजरीवाल को मनाया गया कि हम आपके साथ अध्यादेश में खड़े हैं, केजरीवाल भी पहुंचे वहां। तो अब एक तरीके से उन ताकतवर विपक्षी नेताओं का, जिनके पास वोट बैंक है, जिनके पास उनके राज्यों में विधानसभा सीटें हैं, विधायक हैं, उनके सांसद हैं, भले ही सांसदों की संख्या कम हो, बहुत सारे अब बीजेपी के लोग ये गिना रहे हैं कि बताओ भाई सांसदों की संख्या बहुत सारे दलों में के पास नहीं है। जाहिर सी बात है, जब बीजेपी खुद 303 सीटें लेकर प्रचंड बहुमत के साथ में, तो विपक्ष के पास कितने सांसद बचे होंगे ये अपने आप सोचने की बात है। लेकिन अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया, मैं उस ट्वीट को भी पढ़ रहा था, उत्तर प्रदेश के एक्स चीफ मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि भाई सारी चीज़ें, ये बंगलुरु में उन्होंने बहुत सारे पाठ पढ़े हैं। अखिलेश यादव ने वहाँ शुरुआती पढ़ाई की। वो कह रहे हैं कि बंगलुरु में हमने बहुत सारे पाठ पढ़े हैं, अब नया इतिहास लिखने का वक्त आ गया है। इतना कह के वो ट्वीट को ख़त्म कर देते हैं। इशारा आप समझ जाइए कि विपक्ष के मंसूबे बहुत ऊंचे हैं। जयंत चौधरी भी वहाँ पहुँच गए, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी डोरे डाल रही है। उत्तर प्रदेश में जरूर भारतीय जनता पार्टी ने अपना कुनबा बढ़ाने के लिए, ये एनडीए के जो लोग छिटके हुए थे उनको
अपने साथ लाने के लिए पूरी कोशिश की है, चाहे वो सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर हों, चाहे चिराग पासवान हो, जो पासवान साहब की पार्टी के आधे हिस्से के वारिस हैं, आधे हिस्से के उनके भाई हैं, वो हों। चिराग पासवान भी आज सीधे सीधे अमित शाह से मिले और उसके बाद फिर जेपी नड्डा से मिले और जेपी नड्डा ने ट्वीट कर दिया कि एनडीए में चिराग पासवान वापस आ गए हैं। बहुत सारी बातें थी कि 6 सीटें चाहिए, 4 सीटें चाहिए, बहुत सारी बातें थी, लेकिन अब सारी चीज़ें खत्म हो गई हैं। तो एनडीए ने भी अपने कुनबे को खासतौर पर उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूत किया, क्योंकि 80 लोकसभा सीटें हैं। ये सारे दल जो जातीय पॉलिटिक्स इनका बेस है, ये सब एक तरीके से एनडीए ने उनको अपने साथ करने की कोशिश की है। और कांग्रेस के एक नेता को मैं सुन रहा था, वो चुटकी ले रहे थे कि भैया वो टार्च लेके वो ढूंढ रहे हैं कि भैया तुम कोई दल हो आ जाओ, तुम कोई दल हो आ जाओ। उन्होंने कहा ऐसे बहुत सारे दल, दोनों एनडीए और जो विपक्ष है एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि भाई जो आपके मोर्चे पर ये दल हैं उनको तो नाम ही हमने नहीं सुना, दोनों एक दूसरे के लिए कह रहे हैं। इसका मतलब ये है कि विपक्ष को तो अभी तक कोई सीरियस लेता नहीं था। पहली बार ऐसा लग रहा है एनडीए की बैठक पहली बार होना, मुझे नहीं लगता कि इतने दिनों में कभी बैठक कोई इस तरह की गाजे बाजे के साथ कोई बैठक हुई हो, कोई चुपचाप हो गई हो तो पता नहीं। इस तरह की बैठक बुलाना, एक शक्ति प्रदर्शन करना, इस बैठक से जो विपक्षी दलों की बैठक बेंगलुरु बैठक से पहले तमाम उन जाति कुनबों के नेताओं को अपने साथ करना बिहार उत्तर प्रदेश के, ये बताता है कि कहीं ना कहीं हड़बड़ी है। आप याद कीजिए कि ठीक ये सब जो इधर उधर से जोड़ घटाना, जो अपने अपने कुनबे बढ़ाने की रणनीति से ठीक पहले मीडिया में और ख़ास तौर पर सोशल मीडिया में, यूट्यूब्स में एक तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के करीब पत्रकार हैं वो एक परसेप्शन बना रहे थे कि जेपी नड्डा नाकारा अध्यक्ष हैं और उन्होंने उत्तर प्रदेश में राजभर की एंट्री अभी नहीं कराई, उन्होंने अभी तक प्रभारी नहीं नियुक्त किए, उन्होंने अभी तक बहुत सारे लोगों से बात नहीं की। ये सब बातें हो रही थी और अमित शाह मोदी क्या कर रहे हैं, मुझे लगता है उनको क्या देखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद अचानक अमित शाह साहब, मोदी साहब जाते हैं विदेश, उससे पहले महाबैठक होती है, फिर अमित शाह साहब सक्रिय हो जाते हैं और फिर वो सारे निर्णय फटाफट ले डालते हैं। दारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी के एमएलए, वो भी आज बीजेपी में शामिल हो गए। वो तस्वीरें भी ज़रा दिखा दी जाएँ दारा सिंह चौहान और चिराग पासवान की। तो कुल मिलाकर एक ज़बरदस्त, अगर हम बेंगलुरु और दिल्ली के बीच देख रहे हैं तो रस्सा कसी का खेल हमें नजर आ रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष और कांग्रेस के प्रवक्ता, मीडिया सेल के इंचार्ज जयराम रमेश को जरा सुनिए, उसके बाद फिर नड्डा साहब को सुनाएंगे। प्रधानमंत्री और बीजेपी भोकलाई हुई है कि पटना के बैठक के बाद अचानक प्रधानमंत्री को एनडीए का ख्याल आया। एनडीए में नई जान फूंकने की अभी प्रयास हो रही है। अब तक तो एनडीए का जिक्र नहीं हुआ करता था। अचानक कुछ 4-5 दिनों से हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं कि एनडीए की बैठक कल बुलाई गई है। तो ये अचानक एनडीए जो एक भूत बन गया था, उसमें एक नई जान फूंकने की कोशिश की जा रही है और ये पटना सम्मेलन का एक नतीजा है। मोदी साहब ने तो ये बोला था पार्लियामेंट में, सभी अपोजिशन को मैं अकेला ही भारी पड़ता है। जब अकेला ही भारी पड़ता है फिर छोटे मोटे सबको लेके 30 क्यों गिन रहे? तो 30 कौन से पार्टी है तो बताए, तो हम भी इलेक्शन कमीशन से लिस्ट मंगवाएंगे और बोलेंगे। अब हमारे पास जो 24-26 लोग जो भी आते हैं वो हम पार्लियामेंट में भी रहते हैं, बाहर भी रहते हैं, मिलके भी रहते हैं। उनके 30 लोग कहाँ मिले थे मुझे तो मालूम है। एक प्रेशर करने का एक टैक्टिस है, प्रेशराइज करके हमारे अपोजिशन पार्टी के लोगों को तोड़ने का, और खासकर जो डीएमके कांग्रेस की मैत्री है वहाँ पर, वो डरा के अलग अलग करने के लिए वो लोग कोशिश कर रहे हैं। लेकिन डीएमके भी डरने वाली नहीं है, कांग्रेस भी डरने वाली नहीं है, या हमारे साथ जो भी अलायंस पार्टनर्स है उनके ऊपर अगर कुछ भी अगर जोर जबरदस्ती हो गई तो उसके खिलाफ हम
लड़ते रहे। कल राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की बैठक शाम को आहूत की गई है और कुल मिलाकर के अभी तक 38 हमारे पार्टनर्स, जो हमारे एनडीए के पार्टनर्स हैं, उनकी कंफर्मेशन आ चुकी है। तो 38 पार्टनर्स कल इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। जो डेवलपमेंट का एजेंडा है, उस डेवलपमेंट के एजेंडे को परस्यू करने के लिए जो इंडियन पॉलिटी में, भारत के राजनीतिक परिदृश्य में जो लोगों की चाहत बढ़ी है और हर देश के कोने कोने में पॉलिटिकल पार्टीज डेवलपमेंट के साथ अपने आप को समावेश कर रही हैं, उसके कारण से स्कोप ऑफ द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस हैज इंक्रीज्ड। देखिए ना, ये उनका विषय है कि किसको नेता बनाते हैं। अभी तक तो हमको दिखता है कि न नेता है, न नीयत है, न नीति है, न कार्यक्रम है, न फैसला लेने की ताकत है। जब हो जाएगा तब बात करेंगे। वी विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन इट कम्स। और दूसरी बात, हम कभी भी किसी दूसरे की कमजोरी पर चुनाव नहीं लड़ते। मैंने कई बार बताया रविंद्र जी, हम अगर तकलीफ में आते हैं तो हम अपनी कमजोरी को ढूंढते हैं, और हम जब जीतने का प्रयास करते हैं, और जब हम जीतने का प्रयास करते ही हैं, वो हम अपनी ताकत पर। नड्डा साहब कह रहे हैं कि भाई हम दूसरे की कमी नहीं, अपनी ताकत पर चुनाव लड़ते हैं। बात बहुत अच्छी है, कहने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अगर कालांतर में देखें और वर्तमान में देखें तो वास्तव में दूसरे की ताकत पर ही बहुत कुछ, दूसरे की ताकत को अपनी तरफ करके बहुत कुछ बीजेपी के लोग करते हैं, करते दिख रहे हैं। भूमिका काफ़ी हमने बता दी। हमारे अब मेहमानों का हमारे साथ पैनल जुड़ा हुआ है, परिचय करा दूं अपने दर्शकों से। नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वरिष्ठ पत्रकार संपादक रास बिहारी जी हमारे साथ जुड़े हैं। रास बिहारी जी, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। स्वाति चंद्रशेखर अभी हमारे साथ जुड़ी थी, थोड़ी देर में फिर जुड़ेंगी, कुछ टेक्निकल इशू है। मनोहर जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार बेंगलुरु से जुड़ गए हैं। मनोहर जी, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। उत्तर प्रदेश की राजनीति की रग-रग पहचानने वाले वरिष्ठ पत्रकार संपादक नवेद सिको साहब हमारे साथ जुड़े हैं। नवेद भाई, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका वक्त देने के लिए। और राजनीति को घूम घूम कर उसका विश्लेषण करने वाले और गाहे बगाहे मुझे फ़ोन कर बताने वाले राजनीतिक घटनाक्रमों को, परिवर्तनों को, संभावित परिवर्तनों को, कि जिनकी आशंका होती वो भी नहीं पता होता। राघवेंद्र सिंह राजू हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। राजू जी आज ही सुबह हमसे कह रहे थे कि ये छोटे छोटे डिब्बों की रेल है और क्या खेल चल रहा है, आगे क्या खेल है, इस तरह कुछ कह रहे थे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा राजू जी राइमिंग भी करने लगे। मैं मनोहर जी से मंथन की शुरुआत करूंगा सीधे। मनोहर जी, आपके पास आ रहा हूं। बंगलुरु बनाम दिल्ली, एनडीए की बैठक पहले से प्री शेड्यूल नहीं थी, मैं पूरे दावे के साथ में कह सकता हूं। और जब पिछली बार पटना की बैठक को इतना ज़्यादा मीडिया कवरेज और वेटेज मिला, तो बीजेपी को कहीं ना कहीं लगा ये बात कि यार कुछ बैलेंस करना चाहिए। तो एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन की तिथि वही उन्होंने चुनी, 18 तारीख, लेकिन समय थोड़ा शाम को कर लिया क्योंकि उनकी बैठक 11 बजे से है। तो लगभग बेंगलुरु का टेम्परेचर डाउन हो चुका होगा, तब दिल्ली का टेम्परेचर तनेगा। आप किस तरीके से देख रहे हैं? अब होड़ लग गई है। नड्डा जी कह रहे हैं कल तक 26 थे, उनके 17 थे, उनके 22 हुए तो उनके 28 हो गए, उनके 26 हुए तो उनके 30 हो गए। अब अचानक अभी नड्डा जी प्रकट हुए थोड़ी देर पहले, वो कह रहे हैं 38 लोग हैं हमारे पास। तो खड़गे साहब कह रहे हैं कि हम अब पूरी चुनाव आयोग से लिस्टें निकाल लेंगे और हम भी उनको गिनती में अपने जोड़ देंगे। तो कहीं ना कहीं पहली बार ऐसा लग रहा है कि बीजेपी लेट लतीफी का शिकार हो रही है, जिस तरह विपक्ष की जो आगे आगे चालें चल रहा है। मनोहर जी, जरूर, इसमें कोई शक नहीं है। और बेंगलुरु का अगर आज का माहौल देख लेते हैं, थोड़ा बेंगलुरु के बारे में बताइए मनोहर जी, आप चूंकि वहां हैं और देख रहे हैं सारी चीजों को। जी, एयरपोर्ट से वेस्टर्न होटल तक बहुत शानदार से सभी विपक्षी नेताओं का फ्लेक्स लगाए गए। शायद पहली बार बेंगलुरु के लोगों को इनके चेहरे देखने का मौका मिल गया है और बहुत जबरदस्त तरीके से ये सब इवेंट मैनेजमेंट जैसे तैयारी हो रही है।
और शायद आप अगर थोड़ा पीछे जाके अगर देख ले तो शायद आपको पता है 1969 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का जब पहला बार विभाजन हुआ, वो भी इंदिरा गांधी जब इंदिरा गांधी को उसके बाद इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर हो गए तो जो पहली बार डिवीजन बेंगलुरु में हो गए और क्लासों के समावेश में हुआ। इसलिए बेंगलुरु हिस्टोरिक सिटी पॉलिटिकली भी है और होते रहेंगे अगर आज का अगर डेवलपमेंट देख लिए तो। और आज का अगर कर्नाटक के दृष्टि से अगर देखा जाए, अभी तक देवेगौड़ा की जेडीएस कांग्रेस के साथ होता था, शायद भी पहली बार वो यूपीए या अभी जो भी बना रहे हैं वो पीडीए या कोई कुछ नए विपक्ष का अलायंस, उसमें शामिल नहीं होने का संभावना बहुत कम है। और आज बताया जा रहा था कि कुमारस्वामी आज या कल दिल्ली जा रहे हैं, निकल रहे हैं। ये शायद कर्नाटक, हाँ उनकी कुछ बात हुई है, लेकिन वो कह रहे हैं हमें नेता प्रतिपक्ष का दर्जा चाहिए कर्नाटक विधानसभा, इस तरह कुछ डिमांड्स हैं, डिमांडिंग हो गई जेडीएस भी अब। जरूर, और शायद देखिए पहली बार बीजेपी इतना कमजोर हो गया है और शायद कर्नाटक इतिहास में पहली बार है जब असेंबली और लेजिस्लेचर सेशन चल रहा है और दोनों हाउस में विपक्ष का नेता कोई भी नहीं है। ये बहुत मजाक की बात है और बहुत इररिस्पॉन्सिबल पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का लक्षण भी है। 2 बार ऐसे हुआ था, लेकिन जब सेशन नहीं था, एक बार 20 दिन लगा था, एक बार 18 दिन लगा था, लेकिन पहली बार ये सेशन शुरू हुआ है और अब 2 हफ्ते खत्म हो गए, अभी तीसरे हफ्ते के पहले दिन भी खत्म हो गए, अभी तक उसका कोई राह नहीं है, कौन होगा कौन नहीं होगा। और ये तो बात चल रही है विपक्ष विमुक्त, एक तरीके से विपक्षी जो नेतृत्व है, विपक्षी लीडर विमुक्त विधानसभा है, कांग्रेस को पूरा खुला मैदान दे दिया, इसका मतलब। जी 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 जी, यही मजाक की बात है। ये पूरा देश में कांग्रेस मुक्त भारत बनने जा रहे हैं, लेकिन विपक्ष का मतलब ही नहीं है कर्नाटक में असेंबली और काउंसिल में। ये हालत पहुंच गए हैं बीजेपी जी। नहीं मनोहर जी, मैं जरा विपक्षी एकता का जो दृश्य है उसके जवाब में जो जवाबी बैठक कल एनडीए की है, इसको देश की राजनीति में 2024 के लोकसभा चुनाव के परिदृश्य से कैसे आप देखते हैं इसको? जी जरूर इसका असर जरूर हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन देखिए अभी बेंगलुरु में हो रहा है, अगर बगल के तेलंगाना के कोई प्रतिनिधि नहीं है, केसीआर या अभी बीआरएस बनाए गए हैं, और इसमें आंध्र प्रदेश से भी कोई ये नहीं है, जगन मोहन रेड्डी भी नहीं है, और तेलुगु देशम अभी वो बताया जा रहा है कि वो बीजेपी एनडीए के चले जाएंगे करके। लेकिन अभी दक्षिण के हिसाब से देख ले तो यहाँ ज्यादातर सीट बीजेपी को मिलना बहुत कम है, बहुत मुश्किल है। अगर लोकल रीजनल पार्टीज के साथ अगर नहीं, टीडीपी और जो वाईएसआर कांग्रेस है, क्या ये एनडीए के करीब जाती दिख रही है? कि वाईएसआर कांग्रेस तो पहले भी थोड़ा सा करीबी दिख रही थी। जी नहीं, पहली वाईएसआर की बात हो रही थी, लेकिन अभी टीडीपी के ज्यादा ये बताए जा रहे हैं, वो शायद वो शामिल हो जाएगा करके। अच्छा, ठीक है। इस बीच हमारे साथ राजेश ओझा जी पहले से ही जुड़े हैं, माफ़ी के साथ में मैं ओझा जी का परिचय कराता हूं, वरिष्ठ पत्रकार पटना से हैं। ओझा जी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद और बहुत आभार आपका के न्यूज़ को वक्त देने के लिए। मैं राज बिहारी जी के पास आ रहा हूं। राज बिहारी जी, राष्ट्रीय फलक में जो ये रस्साकसी में मुझे दिख रही है, रस्साकसी का खेल, कि अगर 30 तो 38, 22 तो 24, मतलब नंबर गेम। ये पहले होता था कि भाई सरकार जब चुनाव के बाद नंबर गेम शुरू होता था, यहाँ एनडीए और विपक्ष में नंबर गेम इसको लेकर चला, दोनों तरफ से बयानबाजी हो रही है। वास्तव में क्या कहीं ना कहीं बीजेपी को ये जो एकता है टेंशन दे रही है? क्योंकि एनसीपी का घटनाक्रम हुआ, उसके बाद भी इतने सारे दल, सोनिया गांधी का पहुंचना, इसको आप 2024 की विपक्षी रणनीति, और हम थोड़ा सा इसको तस्वीर का दूसरा रूप देखते हैं। अभी इस देश का कम से कम 9 साल से ये मीडिया यही सवाल उठा रहा है कि मोदी का क्या मुकाबला कर पाएंगे क्या? हम कह रहे हैं कि भाई क्या भारतीय जनता पार्टी इस विपक्ष का मुकाबला कर पाएगी क्या? जरा इसको इस दृष्टि से समझाइए। देखिए, पहली बात तो ये साफ है कि फिलहाल विपक्ष के पास में मोदी जैसा कोई नेता नहीं। सब मिलजुल के कोशिश कर रहे हैं, और ये कोशिश पहले भी हुई है, 2019 के चुनाव से भी पहले। और इस बार बीजेपी के खिलाफ एक उम्मीदवार उतरे, इसकी कोशिश हो। 2019 में भी हुई थी, लेकिन 2019 में आखिर में जाके बात नहीं बनी।
2019 में तैयारी बहुत बाद में शुरू हुई थी, इस बार थोड़ी तैयारी पहले शुरू हो गई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बीजेपी कोई अभी कमजोर स्थिति में है। कर्नाटक में चुनाव हार, विधानसभा का चुनाव हारना एक अलग बात नहीं, मैं उससे जोड़ता ही नहीं हूं। विधानसभाओं का चुनाव, लोकसभा का चुनाव अलग अलग डायमेंशन पे होता है राज बिहारी जी, आप जानते हैं, वो बिल्कुल अलग बात है। अभी देखिए, अभी जो एक तरह से इसे हम कहेंगे कि हम एक राजनीतिक अवधारणा बनाने के लिए विपक्ष की एकजुटता है। विपक्ष की एकजुटता में कई दल ऐसे हैं जिनके पास लोकसभा सदस्य नहीं है। एनडीए में भी कई ऐसे दल हैं जिनके पास एनडीए में संख्या ज्यादा है जो बिना सांसद विहीन है। लेकिन इस बार देखिए, इस बार एक बात ये देखने में आ रही है कि विपक्ष की एकजुटता का मतलब, या कोई भी दल कोई गठबंधन बनाता है, सत्ता बनाए या विपक्ष बनाए, ये होता है कि जो बड़े दल हैं जिनका एक से ज्यादा राज्यों में असर है। अब जैसे कि एम फॉरवर्ड ब्लॉक की बात करें, अब फॉरवर्ड ब्लॉक तो बंगाल में बहुत कम स्थानों पे है। इसी तरह से अगर आप देखेंगे, जो महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव हुआ तो उसमें एनडीए के साथ यानी बीजेपी के साथ में 16-17 दल मिलकर लड़े थे, जो एक एक सीट, दो सीट पे चुनाव मैदान में थे। लेकिन अब ऐसे कई दल दोनों तरफ से जो राष्ट्रीय गठबंधन बन रहा है उसमें शामिल किए जा रहे हैं। तो ये दल केवल एक संख्या को दिखाने के लिए है कि देखिए, विपक्ष की गठबंधन में इतने दल शामिल हैं, सत्ता पक्ष के गठबंधन में इतने दल शामिल हैं। लेकिन उन दलों की राज्यों में भी एक सीमित असर वाले क्षेत्रों में ही भूमिका रहती है। तो अब उनको चाहे आप शामिल करें या ना करें, सवाल है कि इनमें से कितने दल लोकसभा का चुनाव में सीट पाएंगे। अगर आप विपक्ष की एकजुटता की बात करें, जो कांग्रेस पिछली बार 421 पे चुनाव लड़ी, 55 सीट जीती, 135 पर दूसरे नंबर पर रही, वो कितनी सीट छोड़ेगी? ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस 300 सीट लड़ने, 350 सीट। राज बिहारी जी, यही तो फार्मूला बनाने के लिए वो बंगलौर में बैठे हैं, यही फार्मूला बनाने के लिए वो बैठे। मुझे एक ब्रेक पर जाना है, मैं ब्रेक पर जा रहा हूं, और ब्रेक से लौटूंगा तो फिर पूछूंगा कि भाई वास्तव में ये परसेप्शन का खेल है या वास्तव में जो ये छोटे छोटे डिब्बों की रेल बन रही है, ये वास्तव में कारगर है क्या? परसेप्शन का खेल है, ये माना जाता है। परसेप्शन बहुत कुछ असर भी करता है। अभी दिल्ली बीजेपी का एक ट्वीट आया, वो कह रहे हैं बीजेपी के लोग कि भाई बारात बंगलौर पहुंच गई, दूल्हा कौन है? अरे 9 साल से ही पूछा जा रहा है कि मोदी के खिलाफ विपक्ष का दूल्हा कौन है। जरूरी नहीं है बाद में वे दूल्हे बन जाते हैं, अभी कल का दिन है, हो सकता कल दूल्हा होता ही कर दें। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार स्वाति चंद्रशेखर कर्नाटक से जुड़ गई हैं। स्वाति जी, स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। मैं सीधे नवेश सिकोह के पास जाऊंगा, उत्तर प्रदेश का हाल चाल लूंगा, चूंकि उत्तर प्रदेश में बड़ी घटनाक्रम इधर हुए हैं तेज। नवेद भाई, इस रस्साकसी के बीच, क्योंकि आपको अगर याद पड़ता हो तो जरा हमारे दर्शकों को बताइए, मुझे नहीं लगता कि 9 साल में कोई एनडीए की बैठक हाल में हुई है। 9 साल के अंदर मुझे नहीं याद पड़ रहा, कहीं गुपचुप कमरे में हो गई हो तो पता नहीं मुझे। लेकिन अचानक एनडीए को भी अपनी बड़ी बैठक करनी पड़ी, बार बार अध्यक्ष जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताना पड़ा कि मेरे साथ 38 दल हैं, ये है वो है, बहुत सारी बातें करनी पड़ रही हैं। और उत्तर प्रदेश में वो नेता अभी 4 दिनों पहले तक बहुत भद्दी भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, ओम प्रकाश राजभर, बीजेपी और उसके वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ। उनको भी गले लगाया, चिराग पासवान भी आ गए, मतलब लगातार बैठक से एक दिन पहले तक अभी सब गुणा भाग, हिसाब किताब, जोड़ घटाना जारी है। 2024 के आलोक में इसे किस तरह देखते हैं आप नवीद भाई? हाँ, दर्शक सुन रहे हैं, बोलिए। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि बैठकों का दौर शुरू हो गया। एनडीए की बैठकों का कोई इस तरह से सिलसिला नवेद भाई अनम्यूट करिए, आपकी आवाज चली गई। एनडीए भी कर रहा है।
ये बात भी बिल्कुल सही है कि भारतीय जनता पार्टी और उसका एनडीए का कुनबा जो है वो बहुत मजबूत नहीं था। मैं पूरे राष्ट्रीय परिवेश की बात कर रहा हूँ। कई राज्यों में बीजेपी कमजोर हुई, लेकिन इस बात को हम नहीं भूल सकते कि भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी ताकत, भारतीय जनता पार्टी का सबसे मजबूत किला उत्तर प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश में भाजपा से लड़ने के लिए अभी कोई भी गठबंधन की रूपरेखा समझ में नहीं आ रही है। फिर भी सबसे ज्यादा मेहनत भाजपा उत्तर प्रदेश में भी कर रही है। जो सिकुड़ता हुआ जा रहा था एनडीए, उसको मजबूती प्रदान करने के लिए तिनका ही सही, राजभर और दारा सिंह चौहान ही सही, एक आध विधायक, एक छोटा मोटा दल एनडीए में शामिल होता है, तो कम से कम ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश का एक बड़ा श्रेय है कि वो सिकुड़ा हुआ जो एनडीए है उसमें एक क्रेडिट देने के लिए यूपी से योगी का चेहरा, जो कि एक जनाधार का चेहरा है, योगी की गवर्नेंस जिसको कहा जाता है, योगी बाबा का बुलडोजर जो पूरे देश में भाजपा का जनाधार बढ़ाता है, उसी योगी के उत्तर प्रदेश ने भी छोटे दलों को, खासतौर से जाति के वो दल जिसको प्राण समझा जाता है उत्तर प्रदेश में, वो एनडीए की झोली में डाल दिए। उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों में जाति राजनीति प्राण तत्व हैं। चिराग पासवान को भी आज आनंद फानन बुला के शामिल कराया कि आओ भैया जी। में भी यही हुआ, बिहार में भी छोटे छोटे दल जो हैं वो एनडीए में शामिल हो गए। और दोनों जगह से खतरा है, दोनों जगह से इसलिए खतरा है क्योंकि अगुवाई करने वालों में नीतीश कुमार जी का बड़ा नाम है और नीतीश जी की जाति की राजनीति में महारत हासिल है। लगता है कि अगर नीतीश जी ने जाति की राजनीति को आगे बढ़ाया, जिसको सामाजिक न्याय की लड़ाई भी कह सकते हैं, जैसा कि उन्होंने अपने गठबंधन का एक संभावित नाम भी रखा जिसमें पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों की बात कही, तो पिछड़े व दलितों की लड़ाई जब होती है तो उत्तर प्रदेश जरूर आता है। बिहार में पिछड़ों की लड़ाई होती है और उत्तर प्रदेश में। तो लगने लगा भाजपा को कि अगर सचमुच ये फार्मूला तेज हो गया तो इसका असर बिहार से इसका सीधा असर उत्तर प्रदेश में आएगा। इसलिए उत्तर प्रदेश में जो जाति के नेता हैं, जो जाति की राजनीति करने वाले छोटे छोटे दल हैं, उनको अपने कुनबे में ले लो, क्योंकि समाजवादी पार्टी हाथ पर हाथ रखे बैठी हुई है और वो कोशिश नहीं कर रही है जो उसको करना चाहिए था। लेकिन इस बात को भी मानना पड़ेगा कि अभी जिस तरीके से महागठबंधन और भाजपा से लड़ने के लिए माहौल पैदा किया जा रहा है, ये अपने आप में अद्भुत इसलिए है कि पिछले 2 लोकसभा चुनाव में इस शिद्दत से तैयारी कभी नहीं की गई। मोदी वेव पिछले चुनाव में भी था, लोकसभा में, इससे पहले भी था, सबको अंदाजा था। लेकिन एनडीए एक छोटा एनडीए था, इसके खिलाफ एक थर्ड फ्रंट की सूरत में भाजपा, एनडीए और कांग्रेस और बीजेपी के अलावा कुछ दल अलग लड़ रहे थे। लेकिन इस बार जिस तरीके से लग रहा है कि केजरीवाल और कांग्रेस अगर आसपास बैठे हुए हैं और इस तरह के कई दल अगल बगल बैठे हुए, तो ये लग रहा है वाकई ये सीरियसली विपक्षी दल जो है मोदी से लड़ने के लिए, भाजपा से लड़ने के लिए, एनडीए से लड़ने के लिए अपनी ताकत पैदा कर रहे हैं। लेकिन इस बात को हम नहीं भूलेंगे कि अभी जो जोड़ने का और तोड़ने का सिलसिला शुरू हुआ है, ये बहुत लंबा खींचेगा। इधर 4-5 महीने जो लोग आ गए हैं किसी गठबंधन में, वो छोड़ के जा भी सकते हैं, और जो नहीं गए हैं वो कहीं भी जा सकते हैं, क्योंकि ये निगोशिएशन का दौर होगा। और इस बात को हम नहीं भूल सकते कि जो भी दल, छोटे दल, बड़े नेता जुड़ रहे हैं भाजपा के खिलाफ, उनके ऊपर शिकंजा भी हो सकता है। नवेद भाई, बीजेपी के साथ एक और अलग तरीके की मुश्किल है। जैसे उन्होंने ऑपरेशन एनसीपी किया, एनसीपी को तोड़ा, शपथ दिला दी। एक बार वो ऐसा और कर चुके हैं, तड़के शपथ दिला दी थी अंधेरे में, बिल्कुल जब लोग एक दूसरे का मुंह भी नहीं देख पा रहे थे, डिप्टी सीएम बना दिए। इस बार भी उन्होंने खैर दिन के उजाले में यह काम किया, लेकिन आज दिन में 2 बार अजीत पवार उनके साथी मंत्री शरद पवार से मिलने गए। पिछले 2 दिनों के अंदर 5 मुलाकातें हो गई। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को क्या ये लग रहा है कि जाओ भाई, शरद पवार को या तो रोको, महागठबंधन की बैठक में ना आवे कल, और या फिर एक ये सवाल उठ रहा है कि अजीत पवार और उनके साथियों की सदस्यता खतरे में, क्योंकि 37 विधायक चाहिए और उसके कस दी हैं शरद पवार ने। तो ये कहीं ना कहीं इस तरह की मुश्किलें भी बीजेपी के सामने भी खड़ी हैं। जाहिर सी बात है उनके सामने। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यही है कि शरद पवार जो पिछली बैठक में अपनी एक बड़ी भूमिका निभा रहे थे, शरद पवार वो नेता हैं जिनके बारे में नरेंद्र मोदी जैसे दिग्गज नेता ये कहते हैं कि देश के सबसे वरिष्ठ और सबसे समझदार
नेता ये है। वो नेता जब विपक्षी दलों के बीच बैठा था तो लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस था, चाहे लालू हो, चाहे शरद पवार हो, चाहे सोनिया गांधी हो, ये बहुत सीनियर है और इन्होंने जोड़ तोड़ की राजनीति को बहुत करीब से देखा है और इसको रचा है, इसका शिल्प रचा है। ऐसे में शरद पवार आज नहीं है, या वो इस नेगोशिएशन में ना हो कि हो सकता है कि वो साथी छोड़ दें विपक्षियों का और सत्ता में वो भी चले जाएं, या फिर वो अपने घर का मसला सुलझा रहे। कम से कम ये तो तय हो गया कि वो उस बैठक में नहीं जा पा रहे क्योंकि उनका घर ही बिखर गया है, उनके पास कुछ बचा ही नहीं है, यानी कमजोरी तो हुई। दूसरी बात, मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि जो मैंने कहा ना कि बड़े से बड़े नेता विपक्षी जो है वो कहीं ना कहीं उनके अंदर डर है, वो सत्ता में रहे हैं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है, ये मुख्य मुद्दा है। और उस डर का फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। फायदा ये हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं विपक्षी दलों की एकता में फूट डालते हुए किनारे हो जाएं, या वो कहीं ना कहीं अपने को खुद कमजोर साबित करने लगे ताकि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो। दूसरी बात यह है कि चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो केजरीवाल जैसे नेता हो, इन्हें सबको ये मालूम है कि हमारी सेकंड लाइन के नेताओं को जेल में डाल दिया गया है। अगर फिर से एनडीए की सरकार बनती है तो हमारे जेल जाने का नंबर आ सकता है, इसलिए वो करोड़ की पोजीशन में भी आ सकते हैं कि कुछ भी हो जाए। भाई सोनिया गांधी इसीलिए यही बताने गई हैं कि डर के आगे जीत है। बिल्कुल यही है, डर के आगे जीत भी हो सकती है और डर के आगे हार भी हो सकती है, ये समय बताएगा। ठीक बात है। मैं राघवेंद्र राजू के पास आता हूं। राघवेंद्र राजू जी, ये जो जातीय कुनबों के छोटे छोटे डिब्बे इकट्ठा हो रहे हैं और दोनों तरफ, इधर भी उधर भी, लेकिन इधर बीजेपी में थोड़ी हड़बड़ाहट दिख रही है कि भाई तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। अचानक ये 5-7 दिन के अंदर इनकी सक्रियता दिखी। जब इनको लग रहा था, पहले 17 दल लग रहे थे तो उनको नहीं लग रहा था कि यार कोई सीरियस लेने की जरूरत है, ठीक है बैठक चल रही थी। लेकिन जैसे ही सोनिया गांधी ने लोगों को फोन करना शुरू किया और 8-9-10 दल और जोड़ लिए, उसके बाद फिर ये सक्रिय हुए और फिर इस अभियान में लगे कि कुनबा बढ़ाओ। इसके पीछे क्या गणित है? क्यों हड़बड़ाई हुई है बीजेपी? नहीं दुर्गेन जी, आपका प्रश्न एकदम सही है। आज पूरे देश में जो छोटे छोटे दलों का खेल है, आप देख रहे हैं राजनीतिक पार्टियां बड़े राष्ट्रीय स्तर पर बड़े बड़े अपने मुद्दे लाती हों, घोषणा पत्र लाती हों कि हम जातिवाद को बढ़ावा नहीं देंगे, लेकिन आपको सीधा सीधा जो मिशन दिख रहा है 2024 में कि जातियों में तालमेल बिठाने का एक दौर है और कुर्सी पाने का, जो आप देख रहे हैं कुर्सी पाने का दौर और चोला रंग के बदलने का एक दौर है। आज जो स्थितियां हैं, कल तक आप और परिस्थितियां बदलते देखेंगे। भाई उन्होंने कहा कि 26 दल आए हैं, उन्होंने कहा कि अब हमारे 38 हो गए। दुर्गेन जी, सही मायने में ये है कि उत्तर प्रदेश और बिहार को छोड़ दीजिए, मैंने कई राज्यों में देखा है कि स्थितियां बड़ी भयावह हैं, क्योंकि जो समस्याएं हैं, मुद्दे हैं, उन सब चीजों पर आम जनमानस चाहता है कि भाई राजनीतिक पार्टियां इस पर क्या स्टैंड ले रही हैं। तो मैं समझता हूं अभी इनमें ये जो आज बैठक हो रही है, जो औपचारिक बैठक आज बेंगलोर में हुई और कल भारतीय जनता पार्टी भी जो बैठक करने जा रही है, लेकिन एक बात तो तय है दुर्गेन जी कि आपने देखा कि राष्ट्रीय स्तर पर आपने आज ये पहल ला दिया। बहुत से लोग तो उत्तर प्रदेश में जानते ही नहीं थे, वो तो जानते थे ट्रिपल इंजन की सरकार है, उनको मालूम ही नहीं है कि नहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ में भी 38 दल है। तो ये 38 दल कैसे कैसे बनाएंगे, बिगाड़ेंगे खेल, ये देखने को दिलचस्प मुकाबला होगा। लेकिन ये निश्चित तौर पर है कि जैसे हरियाणा है, अभी आप देख रहे हैं कि राजस्थान है, मध्य प्रदेश है और तेलंगाना है, तमाम ऐसे उत्तर प्रदेश को छोड़ करके, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी मैं मान के चलता हूं अभी एक नया फार्मूला लागू हुआ था। 65 ऐसे लोकसभा क्षेत्र पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने चिन्हित किए जो अति मुस्लिम क्षेत्र हैं। उनमें पसंदीदा मुस्लिम समाज के लोगों को 5000 सदस्यों को बनाया गया माननीय मोदी मित्र के नाम से, और ये कोशिश की जा रही है कि 10,000 मुस्लिम वोट बैंक को वो 5,000 जो मुस्लिम मित्र बनाए गए हैं पसंदीदा मुस्लिम समाज से, तो वो फार्मूला बनाने में लगे हुए हैं और यहाँ केवल मीटिंगों का दौर चल रहा है। ये भी सच है कि जनमानस में जो शरद पवार की घटना हुई है उसका बहुत खराब असर किया है। और आज आपने देखा कि कई ऐसे दल हैं जो बीजेपी के साथ आने को लगभग मैं समझ रहा था अंदरूनी तैयार थे, लेकिन वो शांत हो गए। केसीआर को ले लीजिए, अभी आपने बताया कि देवगौड़ा जी भी भले आ रहे हो और कुछ लोगों को आयकर इनकम टैक्स ईडी का भी डर है, लेकिन ये भी सच है कि कांग्रेस की जो अंदरूनी प्लानिंग चल रही है, उन्होंने छोटे छोटे से जो सामाजिक नेता हैं उन सामाजिक कुनबों को, आपने देखा अभी 8 जनवरी को भोपाल में जमुरी मैदान में 8 लाख की भीड़ की रैली हो जाती है। एक समाज था, नाराज समाज था। अभी आपने देखा कि औरंगाबाद में
एक समझदार राजनाथ सिंह जी उसमें थे, भले उसका नाम बदल दिया गया, टाइटल महाराणा प्रताप कर दिया गया, तो आपने देखा कि उसमें जो है 2.5 लाख लोग इकट्ठे हो गए। तो ये भी जो जनमानस में आक्रोश है, क्योंकि आदमी चाहता है कि कम से कम बात मुद्दे की होनी चाहिए, और मुद्दे पर कोई टिका नहीं है। सब में आप कहते हैं परिवारवाद नहीं है। अरे भाई, आखिरकार जब निषाद पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने बेटे को और अपने दोनों बेटों को, एक को विधायक, एक को राघवेंद्र जी, एक सबसे बड़ा पेच ये फंस गया है कि ओम प्रकाश राजभर को जो ले लिया गया है एनडीए में, मुझे नहीं लगता कि योगी जी बहुत प्रसन्न होंगे इससे, क्योंकि जिस मुख्तार अंसारी के खिलाफ योगी जी ने बिल्कुल शपथ उठा ली थी कि उसको मिट्टी में मिला देंगे, उसी का बेटा सुभाषपा का विधायक है। और इसके अलावा अगर ओम प्रकाश राजभर की सारी क्रियाकलाप देखें, उनके कार्य क्षेत्र देखें, उनका प्रभाव क्षेत्र देखें, तो वही जिले हैं जहां मुख्तार अंसारी का डंका बजता रहा है कभी। लेकिन आप दुर्गेन्द्र जी जो देख रहे हैं कि यहाँ वॉशिंग मशीन में सब साफ कर लेंगे ही। मुझे जो लग रहा है राजनीति में, आप देखिए कि अभी 18 सीटें मिली थी समाजवादी पार्टी के चुनाव में ओम प्रकाश राजभर भाई को, और आज अब्बास जो उनके विधायक है, मुख्तार अब्बास नकवी के बेटे, उनकी ही पार्टी से विधायक है मऊ से। तो ये बात मुख्तार अंसारी, अब्बास नकवी नहीं भाई, शरीफ आदमी है मुख्तार अब्बास नकवी, शरीफ आदमी है। मुख्तार अंसारी, मुख्तार अंसारी जी जो है, सॉरी मैं बोल रहा हूँ, मुख्तार अंसारी जी जो है उनका बेटा उन्हीं की पार्टी से विधायक है। तो ये तमाम जो आप पैंच देख रहे हैं, और जो और भी सहयोगी दल हैं, उनमें भी आपने देखा कि उनके परिवार में भी काफी आपस में घमासान बना। और ये भी बात बीजेपी ने, मुझे जो लग रहा है, मुझे जो बीजेपी के सूत्र या आरएसएस के सूत्रों से, अभी झारखंड में कल ही मुझे एक मित्र ने बताया कि अब आरएसएस की बैठक अभी समाप्त हुई है यहाँ पर। तो ये दौर चल रहा है आरएसएस के बीच में और भारतीय जनता पार्टी के तालमेल में। तो ये भी है कि विपक्ष के लोगों को ये चाहते हैं कि कम से कम साथ में तो आओ, कम बे 10, लेकिन आप हमारे कमल निशान से लड़ो। ठीक बात है। मैं राघवेंद्र जी आपको रोक रहा हूं, मैं स्वाति जी के पास जाऊंगा। राघवेंद्र जी आपको रोकता हूं मैं। स्वाति चंद्रशेखर जी, एक अब बंगलुरु में आप हैं ही, एक तरीके से देख रहे हैं वहां का माहौल, एक उत्सव जैसा माहौल, मुझे जो अभी मैंने विजुअल्स देख के उत्सव जैसा माहौल लग रहा है। विपक्ष बड़ा उत्साहित नजर आ रहा है, बहुत बड़े बड़े नेता वहां पर मौजूद हैं। इस बैठक की जब तिथि तय हुई थी तब तक बीजेपी में बहुत ज्यादा मतलब सीरियस नहीं ले रहे थे उनको वो, और ऑपरेशन एनसीपी के बाद तो बिल्कुल वो बहुत उत्साहित थे कि 2-4 को और गिरा देंगे, मामला ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे ही सोनिया गांधी की एंट्री होती है और ये तय हो जाता है कि सोनिया गांधी वहां पर जा रही हैं, आप देखिए 5-6 दिनों में इतनी हड़बड़ाहट, और उसके बाद आनंद फानन एनडीए की बैठक भी तय हो जाती है। तो आप इस सारे घटनाक्रम को किस तरह देख रही हैं? और मैं फिर आपसे उलट सवाल पूछता हूं, मैं ये नहीं कहता बीजेपी बहुत बड़ी ताकत है इस देश में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत बड़े नेता हैं, विश्व के बहुत बड़े नेता हैं, लेकिन कोई भी राजनीति में अजेय नहीं होता। परिस्थितियां जब बदलती हैं, और जिस हिसाब से विपक्ष 428 लोकसभा सीटों पे 1-1 की बात कर रहा, अगर इसमें वो कामयाब हो गए तो आपको क्या लगता है, क्या परिस्थितियां बनेंगी? स्वाति चंद्रशेखर। दुर्गेंद्र जी, एक बात तो समझना बहुत जरूरी है, कर्नाटका चुनाव अगर बीजेपी नहीं हारती तो शायद 2024 का जो सपना बीजेपी देख रहे थे वो नामुमकिन हो जाते बीजेपी के लिए। ये बात तो सच है, क्योंकि मैं भी 1-2 बार अपने खुद की डिस्कशन से और लोग बताने जैसे बताते हैं वो सुन के तो इतना तो समझ में आ जाता है कि अभी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो बहुत लोगों से कम 10 साल आगे तक तो सोचते हैं, चाहे वो पॉलिसी में मैटर में हो या वो पॉलिटिक्स में हो। आप एक चीज तो देख लीजिए, मुझे अभी ये जो मीटिंग चल रही है बैंगलोर में, मुझे इसके ऊपर कोई प्रस्ताव रखने की मुझे इच्छा नहीं चल रही है, क्योंकि ये तो 2019 में भी हुआ था, इसे 2018 में जब चुनाव चला था और जेडीएस और कांग्रेस का गठबंधन चली थी, तो इससे ज्यादा पार्टियां तो वहां पे आए थे, विधानसभा के सामने मौजूद थे, तो सब लोग हाथ ऊपर करके बोले थे कि 2019 तो हम मोदी को हरा देंगे। पर 2024 के पहले, ठीक लगभग 10 महीने पहले, आप मान लीजिए 9 साल से जितने भी लोगों को आप एनडीए से बाहर रखे थे, जितने भी लोगों को खिलाफ आप अपना राजनीति उनके राज्यों पे चलाना शुरू कर दिए थे, फिर भी वो लोग अभी आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं एनडीए के साथ। ये एक्चुअली मुझे लगता है कि सोचने की बात है।
और विपक्ष जो है एग्जैक्टली जो लोग आइडियोलॉजिकली मोदी को विरोध करते हैं, आप मान लीजिए कि दक्षिण भारत में जितने भी राज्य है, तमिलनाडु के अलावा, केरला के अलावा, आंध्र प्रदेश हो गया या तेलंगाना हो गया, यहाँ पे आपको आइडियोलॉजिकली बीजेपी के साथ जो लोग नहीं है वैसे नहीं है। ये तो सिर्फ मामला इसलिए है कि अगर स्टेट में आपको बचाना है तो फिर आपको सेंटर के सामने सेंटर को दोषी देना पड़ेगा। और बीजेपी लगातार एक्सपैंड कर रहे थे आंध्र प्रदेश और स्पेशली तेलंगाना में, तो इसलिए केसीआर एक तरफ से खिलाफ हो गए। पर अगर आइडियोलॉजिकली जो बीजेपी के खिलाफ है, मोदी के खिलाफ है, वो अभी भी मोदी के खिलाफ है और वो लोग चल ही रहे ऐसे ही। पर एक बात तो जानना बहुत जरूरी है, मैं शुरुआत से ही कहा था, अगर 2023 का कर्नाटका का चुनाव बीजेपी जीत लेती तो मुझे लगता है 2024 का जो चुनाव बीजेपी के सामने आने वाला था वो बहुत मुश्किल होने वाला था। पर मुझे लगता है बीजेपी जो कर्नाटका हारने के बाद एक चीज तो समझ चुके हैं कि अगर आप मोदी को सामने लाइए, आप अमित शाह को सामने लाइए, आप बीजेपी को सामने लाइए, आप संघ को सामने लाइए, आप किसी को भी सामने लाइए, एक बात तो साफ है, अगर आप सबको साथ लेके नहीं जाने वाले हैं तो इसका मतलब 2024 आपके लिए मुश्किल होने वाला है। पर बीजेपी का एक आंतरिक रिपोर्ट भी ये कह रहे हैं कि हम अगर गिरेंगे तो फिर सिर्फ 300 से 280 270 तक नहीं गिरने वाले हैं, अगर गिरेंगे तो फिर 300 से 200 तक गिरने वाले हैं। तो इसलिए हमको एनडीए को ठीक रखना अभी से बहुत जरूरी है। ये बड़ी दिलचस्प रिपोर्ट है स्वाति जी, कहाँ से लेकर आ गई हैं? बड़ी जबरदस्त रिपोर्ट है कि भाई तो बिल्कुल अगर धराशायी हो जाएंगे तो सरकार कहाँ बनती, फिर क्या होगा, अमित शाह और मोदी का क्या होगा फिर? मुझे लगता है कि एनडीए का सपोर्ट लेना पड़ेगा और छोटे मोटे पार्टीज तो शामिल हो जाएंगे। मुझे मैं अभी कह रही हूँ, आप लिख के रख लीजिए दुर्गेंद्र जी, मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर बंगाल से एनडीए को समर्थन मिल गया, अगर ऐसी स्थिति बन गई तो ये भी संभव है। जो भी कह रहे कि एक तरफ से बोलिए जी, जो भी हमारा डिस्कशन चल रही है तो एक इंटरनल पॉलिटिक्स है, एक ऑफ द रिकॉर्ड डिस्कशन तो चल रहे, पर एक चीज तो अभी समझना बहुत जरूरी है। अभी जो बैंगलोर में स्पेशली जो मीटिंग चल रही है, मुझे जो लोग मौजूद है उनसे ज्यादा मुझे ये जो प्रश्न मेरे दिमाग में सुबह से चल रहे हैं कि जो लोग मौजूद उसमें नहीं है। आप मान लीजिए कि ठीक 4 साल पहले जेडीएस तो कांग्रेस के साथ कर्नाटका में सरकार बना दिए थे, पर अभी वो शामिल हो रहे बीजेपी के साथ। पर पता नहीं देवेगौड़ा जी जो सेक्युलर इमेज कैरी करते हैं वो क्या चाहते हैं, वो क्या डिसीजन लेते हैं। और एक रूप से आप अभी आंध्र प्रदेश में देख सकते हैं, एक तरफ टीडीपी जो कांग्रेस के साथ थे 2019 में लगातार मोदी के खिलाफ, खास करके चंद्रबाबू नायडू ने 2 साल चुनाव के पहले शुरू कर दिए थे, राष्ट्रीय स्तर पे आके दिल्ली में लगातार मीटिंग करने लगे। वो खुद आंध्र प्रदेश भी हार गए और अभी वो रोज बीजेपी के चक्कर काट रहे, उनके राज्यसभा लोगों को भेज रहे, बीएल संतोष से मिलवा रहे, सब लोगों से मिलवाने की कोशिश कर रहे, कोई ना कोई पैचअप कर ले इसका ये कोशिश कर रहे। तो अभी आंध्र प्रदेश में क्या होने वाला है, टीडीपी कांग्रेस के साथ जाएगा या जगन का पार्टी कांग्रेस के साथ जा सकता है, पता नहीं, अभी वो देखना बाकी है। अच्छा स्वाति जी अगर एक ये बात जरा बताइए दर्शकों को कि अगर टीडीपी और जगन, क्या ये एक म्यान में 2 तलवारें तो रह नहीं सकती, कि रह सकती हैं? नहीं रह सकते, बिल्कुल नहीं रह सकते। आप मुझे लगता है कि दिल्ली से ये देखना बहुत आसान हो जाती है। जब हम दिल्ली का पार्लियामेंट में बैठते हैं, जगन के जो बहुत खास है विजय साई रेड्डी, वो कम से कम हर पार्लियामेंट सेशन जब चल रहे थे 1 से 1.5 घंटे पीएम के साथ बैठते थे, बातचीत करते थे, आंध्र प्रदेश के लिए फंड्स लेके जाते थे, स्पेशल फंड्स अलोकेट हो रहे थे और एक अच्छा संबंध रखे थे। पर ये मानना बहुत जरूरी है, पिछले जब पार्लियामेंट चले हैं तब से उन दोनों के बीच में बातचीत नहीं हुई है और लगातार टीडीपी का जो कोशिश चल रही है नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत करना और खास करके अमित शाह के साथ बातचीत करना और एनडीए में शामिल होना, इसमें थोड़ा कामयाब होना भी दिख रहा है। पर मुझे लगता है कि बीजेपी अभी क्या स्ट्रैटेजी प्ले करने वाले हैं वो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोनों विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव आंध्र प्रदेश में साइमल्टेनियसली होने वाला है, जैसे ओडिशा में होता है। तो मुझे लगता है कि
टीडीपी और बीजेपी ने अलायंस बोथ स्टेट और सेंटर में होके अगर एक पत्थर में दो निशाने हो गए तो फिर क्यों नहीं, ये सोच मुझे लगता है कि बीजेपी के अंदर चल रही है। अच्छा, ये भी मुश्किल होगी कि अगर मान लीजिए आपने सेंटर में अलायंस कर लिया तो स्टेट में अपने आप ये मैसेज जाएगा कि भाई उसके अलाई हैं आप, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपको विधानसभा में। एग्जैक्टली वो भी बहुत जरूरी है। और बीआरएस तो आप देख रहे थे कि केसीआर ने राष्ट्रीय स्तर पे पार्टी बना दिया था ताकि इसीलिए कि वो मोदी के सामने लड़ सके। और आप देख सकते कि आज के मीटिंग में ना उनके रिप्रेजेंटेटिव है ना उनके कोई बुलाया नहीं गया स्वाति जी, उनको बुलाया नहीं गया। उनको माना जा रहा है, कांग्रेस ने एक परसेप्शन बना दिया कि वो बीजेपी की बी टीम है, के कविता को अभी तक जो बीजेपी बाहर रखे हुए है। भाई ये विपक्ष आरोप लगाता है ना कि आपके जो 38 दल हैं इसके बाद 2 नाम और जोड़ लीजिए, ईडी और सीबीआई, वो भी आपके एलआई हैं। ये भी मैं अभी एक प्रवक्ता को सुन रहा था कांग्रेस के, वो कह रहे थे भाई 2 एलआई को क्यों छोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा भैया बताओ, एंकर ने कहा बताओ भैया, बोले ईडी सीबीआई, उनका भी नाम लिखिए, वो तगड़े एलआई हैं आपके। ये एलआई की जरूरत नहीं है, तो करके आदमी लोग है ना, ये एलआई कैसे हो जाते। तो मैं रास बिहारी जी के पास जाऊंगा। रास बिहारी जी, कुल मिलाकर स्वाति जी भी जो बात आपने कही वो स्वाति जी भी कह रही, स्वाति जी बहुत आश्वस्त नहीं है, आप भी बहुत आश्वस्त नहीं है कि विपक्ष की जो ये मीटिंग है ये कुछ कर पाएगी। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है, मैं अंदर से आश्वस्त लग रहा हूँ, अपने आप को मैं आश्वासन दे रहा हूँ कि ये बैठक जो जितने भी आप लोग गिना रहे हैं, पुरानी बातें कि सब 19 में हुआ था, 68 में हुआ था, 69 में हुआ था, 77 में हुआ था, इस बार सर्वाइवल का संकट है। अगर इस चुनाव में बीजेपी जीत गई और सरकार उसकी बन गई, ये सारे दल खत्म हो जाएंगे, ऐसा इन दलों के अंदर एक भावना आ गई है। राज बिहारी जी अनम्यूट करिए, हम सुन नहीं पा रहे हैं आपको, और जरा संक्षिप्त में रखिएगा क्योंकि 1-2 टिप्पणी लेने के बाद कार्यक्रम खत्म करूंगा। देखिए, एक बात यह है कि जिस तरह से ममता बनर्जी बात कर रही है कि जहां जहां दल मजबूत है वहां लड़े आप, हम आपकी मदद करेंगे। अब ये बताइए, ममता बनर्जी की पार्टी उत्तर प्रदेश में क्या मदद करेगी कांग्रेस की या समाजवादी पार्टी की, या उड़ीसा में क्या मदद करेगी? इसी तरह फॉरवर्ड ब्लॉक है तो क्या कहां मदद करेगा? फॉरवर्ड ब्लॉक को आप छोड़ दीजिए, आप फॉरवर्ड ब्लॉक को छोड़ दीजिए, ममता को छोड़ दीजिए, यही तो आज बंगलौर में उन लोगों पे छोड़ दीजिए। अब जब कल शाम को हम लोग फिर बैठेंगे तो देखेंगे किसने क्या किया। ये उनको पता होगा कि उनके यहाँ क्या फॉरवर्ड ब्लॉक की क्या हैसियत है, ममता की क्या हैसियत, वो तय करेंगे। जनता दल यूपी बिहार के अलावा कहां, बिहार के कुछ सीटों को छोड़ के कहां है जनता दल यूपी? तो ऐसे में फार्मूला क्या बनेगा कि सर यही तो सवाल है, यही तो उनकी कुवत है, यही तो उनकी कुवत है, ये वही कुवत है, वो बना ले जाएंगे तो वो सत्ता उनके हाथ में होगी, नहीं तो फिर ईडी सीबीआई उनको दौड़ाएगी। अगर बना भी लेते हैं तो भी भारतीय जनता पार्टी पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि पिछले चुनाव में भी अगर आप देखेंगे परसेप्शन, देखिए बहुत सारे लोग परसेप्शन बना रहे हैं इस देश में, परसेप्शन है नहीं, परसेप्शन बनाना एक अलग बात है। मजबूत है बीजेपी, बहुत मजबूत है, लेकिन अजय नहीं है। कर्नाटक भी ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल ताकत झोंक दी थी कि बीजेपी की सरकार आ रही। स्वाति चंद्रशेखर ने बहुत पहले मुझसे कहा था दिल्ली में, लगभग 1 साल पहले, कि अगर डीके शिवकुमार और सिद्धरमैया एक पेज पर आ गए तो बीजेपी हवा में उड़ जाएगी, पता नहीं चलेगा। तब मुझे लग रहा था ये क्या कह रही है, और जब रिजल्ट आया तो देख लीजिए, तो कांग्रेस लेकर एक पेज पर आई ना उनको। नहीं, मेरे को लगता है कि विपक्ष की एकता जैसे बेंगलोर में है, लेकिन अभी दिल्ली दूर है उनके। ठीक बात है, ठीक बात है। राघवेंद्र राजू, रास बिहारी जी बहुत अनुभवी जर्नलिस्ट हैं और हम सब पत्रकारों के नेता भी हैं भारत भर के, नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, तो बहुत सारी बज इनके पास आया करती हैं दिल्ली में। ये करें दिल्ली अभी दूर है बीजेपी के लिए, जरा एक छोटा सा कमेंट दीजिए, फिर मैं जाऊंगा यही कमेंट। एकदम बिल्कुल सही बात है, लेकिन एक बात दुर्गन जी स्पष्ट है कि छोटे छोटे दलों का ये मेल बीजेपी के लिए नहीं, विपक्ष के लिए, माफ कीजिएगा, मैं अपने शब्द वापस ले रहा हूँ, विपक्ष के लिए। बीजेपी तो दिल्ली में ही है जी, नहीं विपक्ष के लिए जो है, जो छोटे छोटे दलों का जो रेल का डिब्बा है, ये बना बनाया रोड मैप तैयार हो रहा है। दुर्गेन जी 144 सीटों पर बीजेपी मान के चल रही है कि हमारी स्थिति जो है वो स्थिति ठीक नहीं है, जो मेरे बीजेपी के जानने वाले लोग हैं, और उत्तर प्रदेश में 30 सीटों पर बहुत ज्यादा गहमा गहमी चल रही है। तो ये जो रोड मैप तैयार हो रहा है वो बात ठीक है, रसिक बिहारी जी कह रहे हैं
लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूं, क्योंकि जातिवाद का बढ़ावा सिर्फ उत्तर प्रदेश और बिहार में है। अन्य राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं, मैं समझता हूं दिल्ली पास है या दूर है, ये तय हो जाएगा मध्य प्रदेश, राजस्थान और जो आने वाले जो विधानसभा के चुनाव है। ठीक बात है। नवेद सिंह, आपके पास आता हूं, विपक्ष के लिए दिल्ली दूर है क्या? क्योंकि ये शतरंज का राजनीति का एक दौर है, कल कुछ और था, आज कुछ राघवेंद्र और। भाई, समय नहीं, प्लीज। जी जी, धन्यवाद। बढ़िए नवेद भाई। जी, 2-3 बातें कहूंगा, मुझे पता है आपके पास समय बहुत कम है। देखिए, ये बात मान के चलिए कि विपक्षी एकता जो हो रही है और एकजुटता जितनी ज्यादा होगी, एनडीए को बढ़ावा देने के लिए, उसका विस्तार करने के लिए भाजपा लगातार तोड़फोड़ करेगी और अपना कुनबा बढ़ाएगी। अगर विपक्षी दल बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं होते हैं या आपस में उनके टूट फूट होती है, तो इस तरह की कोशिश कम होगी। लेकिन जितनी ही विपक्षी दल मजबूती से एकजुटता बनाएंगे, उतनी ही भाजपा तोड़फोड़ करके अपना एनडीए का कुनबा बढ़ाएंगे। इसी को लड़ाई कहते हैं, ये जायज बात है, होना भी ये चाहिए। दूसरी बात ये कि अगर ऐसी स्थिति बन जाती है कि बहुत जबरदस्त एकता है, एनडीए का कुनबा नहीं बढ़ पाता है, भाजपा को टक्कर देने के लिए सब तैयार हो गए हैं, तब अंत में एक मुझे लगता है कि पासा इस्तेमाल होगा भाजपा का। ऐसी संभावना कम है। मुझे तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ही आपका एनडीए जो है वो अपर भारी पड़ेगा। लेकिन बाय द वे मान लीजिए कि बहुत जबरदस्त एकता हो जाती है और टक्कर देने की स्थिति हो जाती है, तो अंत में हमें लगता है कि बहन मायावती जी भी एनडीए में शामिल हो सकती है। एक चीज। दूसरी बात, रामबाण दूसरा ये है कि लोकसभा चुनाव में सचमुच अगर लगेगा कि विपक्षी खेमा बहुत मजबूती से लड़ रहा है, तो मोदी जी के पास एक रामबाण है, भाषण में बार बार कहेंगे ये मेरा आखिरी चुनाव है, एक बार और मौका दो, देश की सूरत बदल देंगे, 2 बार मौका दिया, ये इस्तेमाल होगा। 2 साल बाद ओवर एज भी हो जाएंगे पार्टी के संविधान के हिसाब से, वो 75 के हो जाएंगे, ऐसा कहा जा रहा है। चलिए, मैं एक छोटा सा कमेंट 10 सेकंड कर लूंगा मनोहर जी से। मनोहर जी, जैसा अभी सभी लोगों ने कहा कि दिल्ली दूर है और ये रामबाण की बात कर रहे हैं नवेद भाई, कई तरीके के बाण इन्होंने बता दिए हैं, लेकिन है राजनीति में इस तरह के बाण चलते हैं। मनोहर जी, एक छोटा सा कमेंट आपका। जी, इसका नतीजा जो भी बेंगलुरु में सभा हो रही है उसका नतीजा क्या होगा, दिल्ली कितना दूर होगा, नजदीक को बात अलग है, लेकिन ये तो जरूर कह सकते हैं कि कर्नाटक में बीजेपी का संख्या कम हो जाएगा लोकसभा के लिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। राज बिहारी जी आपका धन्यवाद, स्वाति चंद्रशेखर आपका ही धन्यवाद, मनोहर जी, राजेश ओझा जी, नवेद सिको साहब, राघवेंद्र राजू जी आपका ही बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार उन करोड़ों दर्शकों का जो के न्यूज़ को देखते हैं, हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन को देखते हैं। कल बेंगलुरु और दिल्ली के बीच शक्ति प्रदर्शन है। जैसे जैसे 2024 करीब आएगा लोकसभा चुनाव, वैसे वैसे देश की राजनीति, राज्यों की राजनीति कई करवट लेगी। कैमरों का फोकस अलग अलग राज्यों में होगा, अलग अलग कारणों से होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।